क्लोरीन से मिलकर के बना हुआ है। तो सोडियम यहाँ पर धातु है, जबकि क्लोरीन यहाँ पर क्या है, अधातु। एक फीता होता है, ठीक है। मैग्नीशियम के फीते को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं, ठीक है। C6H12O6 और O2 मिलकर के CO2 और H2O का निर्माण करते हैं। देखिए, हमारे प्रकृति में परिवर्तन, यदि हम देखें तो कौन कौन सा परिवर्तन होता है। आपने देखा है कि जो है दूध को हम दही में जमा देते हैं, ठीक है। और किस तरह से जो दाल होता है उसको हम क्या करते हैं, गला देते हैं, यानी भोजन कैसे पक जाता है। और ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, एक सीड से पौधे निकल जाते हैं, छोटा बाबू बड़ा हो जाता है ना, बड़ा बाबू बूढ़ा हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो फल पक जाता है, जैसे मान लीजिए पहले क्या होगा, फल छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर उसके बाद फल पक जाता है। उसी तरह से मोमबत्ती ले लीजिए, उसको जला दीजिए, जलाइएगा तो कुछ देर के बाद मोमबत्ती खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी मोमबत्ती को थोड़ा सा मतलब हीट कीजिए तो वो पिघल जाएगा, है ना, वो जलेगा नहीं लेकिन पिघल जाएगा, है समझ में। उसी तरह से बरसात कैसे होती है ना, पानी जो है पहले भाप बन के ऊपर उठता है, बादल बनता है, फिर बादल ठंडा होता है, फिर उसके बाद बरसात होती है। यानी ये परिवर्तन हमको तरह तरह को देखने को मिलता है। इसके अलावा कागज को जला दीजिए, राख में कन्वर्ट हो जाता है। एक लोहे के टुकड़े को पीट पीट करके एक अलग आकार आप दे सकते हैं, ये भी एक परिवर्तन है। लेकिन उसी लोहे के टुकड़े को मॉइस्चर के संपर्क में रख दीजिए तो वही लोहे का टुकड़ा जंग लग के खत्म हो जाता है ना। उसी तरह से और भी परिवर्तन जो है हमको देखने को मिलते हैं, किस तरह से किण्वन विधि द्वारा शराब जो है बनाया जाता है ना, क्या अनाक्सीश्वसन, ठीक है। किस तरह से हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, ये सब हमारी प्रकृति में दिखने वाले परिवर्तन है। लेकिन इसी परिवर्तन में कुछ ऐसे परिवर्तन है जो परिवर्तन परमानेंट हो जाता है। परमानेंट कहने का मतलब वापस, मतलब यदि उसको बैक पहले जिस वस्तु में था उस वस्तु में यदि लाना चाहें तो नहीं आए। दूध से दही जमा दीजिए और वापस दही से दूध हम नहीं बना सकते। यह क्या है, एक परमानेंट, है ना, परमानेंट एक परिवर्तन, ऐसा समझ में। परमानेंट कहने का मतलब यहाँ पर ये हमेशा के लिए परिवर्तन हो गया। लेकिन उसी तरह से कागज को जला दीजिए, राख में कन्वर्ट हो गया, ये भी हमेशा के लिए परिवर्तन, ऐसा समझ में। लेकिन लेकिन लोहे को टुकड़े को जिस तरह से मैंने दूसरा आकार दिया, तो हम चाहे तो फिर वापस जिस आकार में है उस आकार में हम उसको ले आ सकते हैं। लेकिन लोहे पर जब जंग लग गया तो वापस जो है उस लोहे को हम नहीं ले आ सकते, ऐसा समझ में। फल पक गया तो वापस टिकोरा नहीं बन सकता, है कि नहीं। तो कुछ ऐसे परिवर्तन है जो हमको देखने को मिलते हैं, और वैसे परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं जिसमें परमानेंट परिवर्तन होता है और जिसमें टेम्पोररी परिवर्तन होता है। टेम्पोररी कहने का मतलब कुछ पल के लिए, फिर वापस जो है अपने पोजीशन पर आ जाता है। इससे मान लीजिए कि बर्फ का टुकड़ा लीजिए और उसको गर्म कीजिए, कुछ देर के बाद वो जल में, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर उसी पानी को ले जाकर के आप फ्रीज में रख दीजिए, तो कुछ देर के बाद से फिर वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा और फिर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा समझ में, ठीक है। तो इस तरह के परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। सोडियम को हवा के संपर्क में ले आइए, तुरंत जल उठता है। मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन के संपर्क में जलाइए, तुरंत जल उठता है और एक जो है पाउडर का फॉर्म तैयार होता है, तो ऐसा समझ में। तो इस तरह के जो परिवर्तन है हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ इसमें वे परिवर्तन जो परमानेंट, जिसमें चेंजेज हो जाते हैं, ठीक है, और जिसमें कुछ पल के लिए चेंजेस होते हैं,
ऐसा समझ में, जैसे देखिए कुछ किसी भी वस्तु का जो आकार होता है, क्या आकार, रंग, रूप, है ना, ये उसका भौतिक अवस्था है। क्या है ये? भौतिक अवस्था है, ऐसा समझ में। लेकिन जब पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है, वह उसका रासायनिक अवस्था हो गया। कौन अवस्था हो गया? रासायनिक अवस्था हो गया। ठीक है। यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो समझो कि ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और यदि रासायनिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो समझो कि उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रकृति में जो परिवर्तन है वो दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक परिवर्तन जिसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और एक परिवर्तन जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। यानी इसको अंग्रेजी में केमिकल चेंज कहते हैं और इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। ये फिजिकल चेंज और ये केमिकल चेंज। फिजिकल कहने का मतलब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, यानी भौतिक अवस्था बदल जाती है, और रासायनिक परिवर्तन में इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ऐसा समझ में, यानी यह इसकी रासायनिक अवस्था जो है वो बदल जाती है। ऐसा समझ में। तो भौतिक परिवर्तन में उदाहरण के तौर पे लिखें तो मोमबत्ती का पिघलना। क्या जी? मोमबत्ती का पिघलना। उसी तरह से, है ना, दूसरा एग्जाम्पल लिखें जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना। और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? लोहे को पीट कर दूसरा आकार देना। दूसरा आकार देना, ये किस अवस्था में आ जाएगा? हाँ, भौतिक अवस्था। उसी तरह से वाष्प से जल का बनना। वाष्प से जल का बनना, ये किस अवस्था में आ जाएगा? भौतिक अवस्था में आ जाएगा। है समझ में। तो ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं यह भौतिक परिवर्तन। इसमें सिर्फ और सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। सिर्फ और सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। ऐसा समझ में। सिर्फ और सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में यदि हम देखें तो इसमें जो है कौन सा उदाहरण? इसी मोमबत्ती को लिखें यदि, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, तो ये कौन से परिवर्तन में आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। इसी तरह से लिखे, है ना, कागज का जलना। कागज का जलना। और इसी तरह से लिखे, है ना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। इसी तरह से और यदि लिखे, है ना, दूध से दही में बदलना। दूध का दही में बदलना। दही में बदलना, है ना। ठीक है। और भी हम लिख सकते हैं जैसे दाल का गलना। दाल का गलना, ये वापस क्या गला दीजिएगा, वापस दाल बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है। तो ऐसे परिवर्तन जो होते हैं, है ना, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे फलों का पकना। फलों का पकना। ठीक है। बीज से पौधे का बनना। बीज से पौधे का बनना। पौधे का बनना, ऐसा समझ में। बीज से पौधे का। ठीक है। और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं जैसे पानी का जमना। पानी का जमना, ये किस अवस्था में आ जाएगा? भौतिक भौतिक परिवर्तन। ठीक है। ये जितने परिवर्तन आपको दिख रहे हैं ये सब के सब क्या हैं? रासायनिक है ना। ये रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन होता है? रासायनिक अवस्था में परिवर्तन। तो ये हमारे प्रकृति के दो परिवर्तन, जिन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं और रासायनिक। अब यही रासायनिक परिवर्तन आगे चल करके रासायनिक अभिक्रिया में बदल, यानी रासायनिक परिवर्तन जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है
उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो रासायनिक अभिक्रिया कभी अकेले नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया कभी अकेले नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया जो है कभी अकेले नहीं होता है। अकेले समझ रहे हैं? अकेले कहने का मतलब मोमबत्ती जो है अकेले नहीं जल सकता बिना ऑक्सीजन का। जल सकता है? नहीं जल सकता। बिना ऑक्सीजन का मोमबत्ती नहीं जलेगा। ठीक है, कागज भी नहीं जलेगा। बिना पानी का लोहे पर जंग नहीं लगेगा, है ना। बिना जोरन का दही नहीं जमेगा, है ना। अब बिना आग का दाल नहीं गलेगा, यानी बिना पानी का दाल नहीं गलेगा। अब फल भी जो है ना, बिना पेड़ कहने का मतलब जो वातावरण हमारा होता है ना उसका भी एक निश्चित समय होता है पकने का, और बीज से पौधे का बनना। ये जितने हैं सब क्या है, कभी अकेले नहीं होते। बीज से पौधे का बनना मतलब इसको CO2 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी ना जो है पौधा में कन्वर्ट होगा। तो कभी ये अकेले नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो एक बात आ रहा है ना, नए पदार्थ का निर्माण करना। देखो यदि भौतिक परिवर्तन में देखें तो कोई नया पदार्थ हमको नहीं मिलेगा, है ना। जो चीज है वही वापस बैक आ सकता है। लेकिन इसमें हम देखें तो एक बार ये प्रक्रिया हो जाए दोबारा हम उसको वापस नहीं ला सकते। तो रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नए चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। इसी नए चेंजेस को हम कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा समझ में। लेकिन अब बात ये आती है ना कि रासायनिक अभिक्रिया में जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, है ना, वो कौन होते हैं, वो कौन होते हैं। तो ये पदार्थ परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, यौगिक हो सकता है। ऐसा समझ में, यौगिक हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और यौगिक हो सकता है। समझ में। परमाणु कहने का मतलब जितने तत्व हैं सबका अपना परमाणु होता है। जैसे कि तत्व की यदि हम बात करें, है ना, तो कौन तत्व होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। मान लीजिए 20 तक हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, तत्व है। इन्हीं का सबसे जो छोटा रूप होता है क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु। हाइड्रोजन एक तत्व है लेकिन जिस पार्टिकल से मिल करके बना है इसका सबसे सूक्ष्म पार्टिकल इस तत्व का परमाणु कहलाता है। समझ में, इस तत्व का परमाणु कहलाता है। जैसा कि मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना है, वो भी एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिल करके बना है। तो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है तो इसका एक पार्ट लीजिएगा ना, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, परमाणु। ये हो गया सोडियम तत्व। क्या हो गया, ये सोडियम तत्व हो गया। ऐसा समझ में। लेकिन जो सबसे इसका छोटा पार्ट है ना वो क्या है, सोडियम परमाणु है। इसके छोटे पार्ट को हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ऐसा समझ में, नग्न आंखों से नहीं देख सकते।
यह सोडियम तत्व जो है ना, यह क्या है, शुद्धतम रूप है। तत्व क्या होता है, शुद्धतम रूप। शुद्धतम रूप कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें सोडियम के कण के अलावा अन्य कोई कण इसमें मिला नहीं होता, इसीलिए तत्व क्या है, वह शुद्धतम रूप है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है ना, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है और इसको फर्दर इसके छोटे अन्य टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। ये एकदम शुद्धतम रूप है समझ में। तो इस तरह से ये क्या हो गया, परमाणु है समझ में। अब परमाणु हो गए, जिसको क्लास करना हो शाम में ये बैच, शाम में ये चालू हो गया, कल से चालू हुआ, ठीक है। तो जिसको मतलब स्टार्टिंग से इसको पढ़ना है, पूरा कंप्लीट पढ़ना है, तो शाम के बैच में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये पूरा तत्व हो गया और इसी तत्व का छोटा रूप क्या होता है, परमाणु होता है। आया समझ में, छोटा रूप क्या होता है, परमाणु होता है। अब आइए समझते हैं अणु क्या होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये पता है क्या है, ये क्या है, परमाणुओं के संकेत लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं, हाँ, परमाणु के संकेत या तत्वों का संकेत भी कह सकते हैं। तत्वों के क्या है, संकेत है समझ में, तत्वों के संकेत हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह से रासायनिक सूत्र भी है। क्या ये, हाँ, रासायनिक सूत्र भी है समझ में। ये इसका केमिकल जो है नेमिंग जो है इसको किया गया है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम ये बात समझ गए। अब परमाणु क्या होता है, तत्व क्या होता है। देखो अब यहाँ पर अणु किसको कहते हैं, अणु कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल करके एक जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं, है ना। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन जब इस फॉर्म में रहेगा ना, तो इसको कहेंगे कि यह नवजात, क्या है, नवजात ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन। ये परमाणु, क्या है जी, परमाणु। लेकिन ये प्रकृति में कभी अकेले नहीं रहता, प्रकृति में कभी अकेले नहीं रहता है, ये दूसरे ऑक्सीजन से मिलकर ये O2 बना लेता है। अब यहाँ पर देखें तो दो परमाणुओं का मिलन, अब दो परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण करते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। बात समझ में आया, एक अणु का निर्माण करते। इसी तरीके से क्लोरीन और क्लोरीन मिलके Cl2 बनाते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन मिलके H2 बनाते हैं, ऐसा समझ में। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला दिया जाए तो जैसे H2O बन जाता है, H2O2 बन जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। तो ये सब क्या हो गए, अणु हो गए। क्या हो गए, अणु। जब दो या दो से अधिक परमाणु जब मिले हो तो इन्हें क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। बात समझ में आ गया, अणु किसे कहते हैं, ठीक है। उसी तरह नाइट्रोजन से मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा, N2, यानी ये नाइट्रोजन का अणु हो गया। तो अणु कब कहेंगे, जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल करके एक जटिल, है ना, पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। यानी सीधा सीधा बोलेंगे, दो परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से हम अणु को समझ लेते हैं। अब देखो अब क्या होता है कि यौगिक क्या होता है, यौगिक दो या दो से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तो इस मिश्रण को हम यौगिक के नाम से जानते हैं, है ना। देखो ये जितना ये मिलन हो रहा है ना यहाँ पे ऑक्सीजन, ये सबका एक निश्चित अनुपात है, इसलिए इसे हम यौगिक भी कहते हैं। जैसे जल क्या है, एक यौगिक है, H2O2 क्या है, एक यौगिक है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें निश्चित अनुपात में मिले हुए, इसलिए ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। इसी तरह से NaCl हो गया, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये भी क्या है, यौगिक है। इसमें सोडियम और क्लोरीन निश्चित मात्रा में मिले हुए हैं, इसलिए यह NaCl क्या है, एक यौगिक है। यौगिक भी क्या होता है, एक सबसे शुद्धतम रूप होता है ना। यौगिक भी एक समांगी मिश्रण होता है,
ऐसा में ये शुद्धतम रूप होता है कि इसमें NaCl के यौगिक में Na और Cl के अलावा दूसरा कोई भी इसमें कण नहीं होगा। ऐसा समझ में, इसलिए NaCl क्या है, एक यौगिक है। उसी तरह से MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट ले लीजिए, ये भी क्या है, एक यौगिक है। HCl ले लीजिए, ये भी क्या है, एक यौगिक है। H2SO4 ले लीजिए, ये भी क्या है, यौगिक है। ऐसा समझ में, ये सब क्या है, यौगिक अणु है, लेकिन साथ साथ क्या है, ये यौगिक है। क्यों? क्योंकि अणु, इस अणु में जो भी तत्व मिले हुए हैं सबका एक निश्चित अनुपात है, समझ में, इसलिए ये क्या है, यौगिक। ठीक है, अब देखो यौगिक में भी कई तरह के यौगिक होते हैं, है ना। यौगिक को यदि हम देखें तो यौगिक में भी कई तरह के यौगिक होते हैं। एक यौगिक ले लीजिए जिसे हम कहते हैं आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं जी, आयनिक यौगिक। और दूसरा एक यौगिक होता है जिसको सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। जरा सभी लोग गौर से इस चीज को समझ लीजिए, है ना, इसको पढ़ना 3rd चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आयनिक यौगिक क्या होता है और सहसंयोजी यौगिक क्या होता है। देखो आयनिक यौगिक जो होता है ना, ये धातु से और अधातु से मिलकर के बना होता है, धातु और अधातु से मिलकर के बना होता है। और सहसंयोजी यौगिक में ना सिर्फ और सिर्फ अधातुओं का मिश्रण होता है, अधातुओं का मिश्रण से, है ना, मिश्रण से बना होता है। ठीक है, अब जैसे धातु और अधातु कहने का मतलब, यदि सिंपल सा एग्जांपल ले यहाँ पर NaCl, क्या NaCl को एग्जांपल ले लें तो ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के बना हुआ है। तो सोडियम यहाँ पर धातु है, जबकि क्लोरीन यहाँ पर क्या है, अधातु। आया समझ में, धातु है और अधातु। ठीक है, अब देखो इसको आयनिक क्यों कहा गया है। आयनिक इसलिए कहा गया है कि इसमें धातु क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन अधातु को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम पर प्लस चार्ज और क्लोरीन पर माइनस चार्ज, इस तरह से आयनों का निर्माण हो जाता है। सोडियम पर प्लस चार्ज माने ये बन गया धनायन, और क्लोरीन पर माइनस चार्ज बन गया ये आयनायन या ऋणायन, क्या कहेंगे उसको, ऋणायन। तो धन आयन और ऋण आयन के बन जाने से इन दोनों का जो यौगिक का निर्माण होता है NaCl का, वो यौगिक कौन सा यौगिक होता है, आयनिक यौगिक। क्या होता है, आयनिक यौगिक। और जनरली हम कहते हैं कि आयनिक यौगिक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्यतः आयनिक यौगिक होते हैं ठोस। कौन अवस्था, ठोस अवस्था में होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं ठोस अवस्था में। जैसे ये जल में घुलते हैं या इनका एक्वस सोल्यूशन लेते हैं या मोल्टेन फॉर्म में होते हैं, यानी पिघली हुई अवस्था में रहते हैं, तब ये विद्युत का सुचालक बन जाते हैं। ऐसा समझ में, तो ये है आयनिक यौगिक, यानी इसमें धातुओं और अधातुओं के मिलने से इसका निर्माण होता है। लेकिन जैसे सहसंयोजी यौगिक में देखें तो यह अधातुओं से मिलने से बनता है। अधातु यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ जी कि जैसे मान लीजिए कि हम ग्लूकोज ले लेते, क्या ग्लूकोज का सूत्र आपको पता है C6H12O6। अब यहाँ पर इस चीज को देखें तो इसमें कोई आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यह जो बंधन बनता है, एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों के बीच जो बंधन लगेगा उसे आयनिक बंधन कहते हैं। क्या, आयनिक बंधन। देखो बिना मतलब बंध का कुछ जुटेगा नहीं, है ना। तो इसमें एक बंध लग रहा है जिसको हम आयनिक बंध कहते हैं, और इसमें एक बंध लग रहा है जिसको हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी इसी के आधार पर, यानी आयनिक बंध द्वारा बना है और ये सहसंयोजी बंध द्वारा बना है। ठीक है, C6H12O6 एक सहसंयोजी बंधन है। ये जल में घुलने पर कोई आयन नहीं देता है, ऐसा समझ में, और ना ही ये विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा समझ में, विद्युत का सुचालक आयनिक यौगिक होता है, वो भी द्रवित अवस्था में। किस अवस्था में, द्रवित। अब बात आप समझ गए, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है और यौगिक क्या होता है। यौगिक दो तरह के होते हैं, आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। अब इन्हीं अणुओं को, इन्हीं परमाणुओं को, इन्हीं तत्वों को एक दूसरे से संयोग कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, नए पदार्थ का निर्माण कराएंगे। ऐसा समझ में। अब कौन कौन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो तत्व भी भाग ले सकता है ना। तत्व में यानी परमाणु भी कह सकते हैं, अणु भी कह सकते हैं, यौगिक भी कह सकते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हो गया बेसिक पॉइंट। चलिए अब हम लोग आगे बात करें, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या चर्चा चला रहे थे कि जब दो या दो से अधिक परमाणु, अणु या यौगिक मिलकर नए नए पदार्थ का या किसी जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो दिक्कत यहाँ तक? अब देखो हम छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, है ना, कि यदि मैग्नीशियम के फीते को, किसके फीते को? हाँ, मैग्नीशियम का एक फीता होता है, ठीक है। मैग्नीशियम के फीते को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं। क्या करते हैं? जलाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले उसे, है ना, रेगमल से क्यों साफ किया जाता है? तो इसके पीछे कारण ये है कि मैग्नीशियम के फीते पर हो सकता है कि धूल के कण बैठे हों, जिसकी वजह से इसको जलने में समस्या हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम के फीते को, है ना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेगमल कागज से उसको साफ कर लेते हैं, जिससे उस पर उपस्थित डस्ट यानी पार्टिकल यानी जो धूल के कण हैं वो हट जाए, और इसकी वजह से मैग्नीशियम का फीता आसानी से जलेगा। आया समझ में? अब मैग्नीशियम के फीते को जैसे हम ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं, है ना, तो ये तुरंत जो है जल उठता है ना, और जलता है ना, तो इसमें एक बहुत तेजमय प्रकाश निकलता है जो हमारी आंखों को चौंधिया सकती है ना, जिसको चौंका चौध करने वाली प्रकाश कहते हैं। और उसके बाद से जब मैग्नीशियम का फीता जल जाता है तो हमको एगो कटोरा में क्या मिल जाता है? मैग्नीशियम का राख मिल जाता है। किस कलर का होता है? हैं? काला कलर का है ना, व्हाइट होता है। कैसा होता है ये? व्हाइट, है ना, सफेद राख हमको प्राप्त होता है। जैसे मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन के संपर्क में जलाएंगे सफेद राख बन जाता है। तो जरा देखिए, ये मैग्नीशियम का फीता और ये ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन किए हैं ना, है, दोनों कंबाइन किए हैं तब जाकर के राख बना है। तो ये राख जो है ना, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया यौगिक बन गया, एक नया यौगिक बन गया, है ना। केमिकल रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था? मैग्नीशियम का फीता और ऑक्सीजन। अब ये दोनों मिलके क्या बन गए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम कहेंगे कि मैग्नीशियम का फीता ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया। यह क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। समझ आ रहा है? यह क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं। और एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि जो ग्लूकोज होता है, क्या? ग्लूकोज C6H12O6 होता है। यह ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन के उपस्थिति क्या बनाता है? CO2 और H2O बनाता है। H2O बनाता है और बदले में क्या रिलीज करता है? ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए, यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है ना। इसलिए इसे हम कहते हैं कि यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? कोई बताएगा? ये कौन सी अभिक्रिया है? सोच लो। श्वसन। कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन अभिक्रिया है ना। कौन सी अभिक्रिया ये? हाँ, श्वसन। ये श्वसन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? श्वसन में भी कौन सा?
श्वसन में भी ऑक्सी श्वसन, कौन सा श्वसन है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप वहीं रहिए जहां पर हम है, ठीक है। C6H12O6 और O2 मिलकर के CO2 और H2O का निर्माण करते हैं और इस तरह से यह अभिक्रिया एक ऑक्सी श्वसन अभिक्रिया होती है। तो इतनी बार एग्जाम में पूछता है श्वसन एक अभिक्रिया है कैसे, तो श्वसन एक अभिक्रिया इसलिए है कि श्वसन अभिक्रिया के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिल करके जल और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल नया पदार्थ हो गया, इसलिए श्वसन अभिक्रिया क्या हो गया, श्वसन क्या हो गया, एक अभिक्रिया। आया समझ में, ये बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, इसको बैलेंस कर सकते हैं। आया समझ में, और O2 में भी 6 लगा। इसी तरह से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो उसमें CO2 और H2 ये कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज बना दिए और बदले में ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो यह अभिक्रिया कौन सी हो गई, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या है, एक अभिक्रिया है। क्या है, एक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण भी क्या है, एक अभिक्रिया। आए समझ में, प्रकाश संश्लेषण भी क्या है, एक अभिक्रिया। समझ गया। तो देखो क्यों, क्योंकि इसमें भी इसमें भी देखिए दो अणु मिल करके एक नए जटिल अणु का निर्माण कर रहे हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। बात समझ में आ रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं और यही प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि मान लीजिए कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बनाते हैं। ऐसा समझ में, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बनाते हैं। Na यानी सोडियम और क्लोरीन मिलकर NaCl बनाता है कि नहीं जी। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऐसा समझ में, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। उसी तरह से H2 और O2 मिलकर के जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ऐसा समझ में, क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर हाल में नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो यही प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यही प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझ आ गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, यही प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में आप मैग्नीशियम के फीते का जलना कह सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, श्वसन की अभिक्रिया, ये सब क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो जाए। आए समझ में, रासायनिक अभिक्रिया हो जाए। अब देखो, अब इसमें जो है एक चीज और समझना है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो इसमें जो है कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, किसी को पता है, बताओ बताओ जी। रंग में परिवर्तन, हाँ, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, हाँ, और अवक्षेप का बनना, गैस का निकलना। ठीक है, बैठिए। देखो, रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो उसमें कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, देखो, होने वाले परिवर्तन कहने का मतलब क्या हुआ कि आप एक बीकर लीजिए, क्या लीजिए, बीकर। इस बीकर में पानी भरिए, क्या भरिए, पानी भरिए, है ना। और इसमें एक यौगिक है जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, हिंदी में इसे कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, कली चूना। कली चूना को बीकर में डाल दीजिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। जैसे आप मतलब कुछ देर के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि इसका जो कंटेनर है यानी जो बीकर है उसको टच कीजिए, तो आपको पता चलेगा यह जो है गर्म हो गया। क्या, गर्म आपको नजर आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान ऊष्मा में परिवर्तन होता है, ऊष्मा में परिवर्तन होता है। अब ऊष्मा में परिवर्तन कैसे होता है कि यही कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से अभिक्रिया करता है और बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पर, ये कैल्शियम यानी कली चूना और जल मिल करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे बना लेता है तो यह जो है ये क्या हो गया, एक नया पदार्थ हो गया और साथ साथ इसमें बदले में हमको क्या मिलेगा, उष्मा। क्या मिलेगा, उष्मा। अब यहाँ से हम समझते चलते हैं यदि उष्मा रिलीज हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा बाहर निकल रही है, उष्मा बाहर निकल रही है, तो इसे हम कहेंगे यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। उष्माक्षेपी कहने का मतलब यदि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उष्मा में परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्तन करने का मतलब बाहर के तरफ निकल रहा है ना, हमको देखने को मिल रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ उष्मा बाहर निकल रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया में उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है ना। जहाँ की आप दे सकते हैं इसको, आप ये बैलेंस है क्या, गौर से देख लीजिए, बैलेंस है, नहीं बैलेंस है तो इसको आप बैलेंस करेंगे ना, तो बैलेंस करेंगे तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या को बन गया जी, हाइड्रोजन दो गो, और दो गो कौन सी बन गया, ऑक्सीजन, तो 4 गो हाइड्रोजन हो गया ना, है हाइड्रोजन 4 गो हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन दो गो है तो दो गो और से मल्टीप्लाई करो, फिर इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, बैलेंस हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन में एक उष्मा परिवर्तन होता है, उष्मा परिवर्तन होता है। जैसा कि अभी हम लोग देखे यहाँ पर, इस चीज को गौर से देखिए, है ना, श्वसन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रही है, साथ साथ ऊर्जा को भी क्या कर रही है ना, अवशोषित कर रही है, सॉरी उस ऊर्जा को भी निकाल रही है ना। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यह एक उष्माक्षेपी, या ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया है ना जिसमें जिसमें उष्मा का निष्कासन हो, उष्मा का निष्कासन हो, ऊर्जा का निष्कासन हो, उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये पार्ट आपको पता चल गया कि किस तरह से जो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। तो ये परिवर्तन क्या हो गया, ताप में परिवर्तन, क्या कहेंगे इसको, हाँ, ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिला यह कौन सा परिवर्तन हो गया, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन जो है हमको देखने को मिल गया। तो ताप में परिवर्तन का सबसे बढ़िया उदाहरण यही है कि कली चूना को पानी में डालिए, कुछ देर के लिए छोड़िए, है ना, हमको दिख जाएगा कि ताप में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से हम अवस्था में परिवर्तन देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ऐसे समझ में, ठोस, द्रव और गैस। जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं कि H2O और H2 और O2 मिल करके H2O बनाते हैं कि नहीं, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि ये दोनों किस फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में। हम क्या देख रहे हैं कि जो ये गैस फॉर्म में है वो किस में बदल गया, लिक्विड में, तो यहाँ अवस्था में परिवर्तन हो गया, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, यानी जब हम इसको कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये सॉलिड है और ये क्या है, गैस है, ये सॉलिड है और ये गैस है, तो तुरंत क्या बन जाएगा, CO2 भी क्या बन जाएगा, एक गैस बन जाएगा, ऐसा समझ में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि किस तरह से जो है मतलब इसमें चेंजेस हो रहा है, ये इसको अवस्था में परिवर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अवस्था में परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन में अवस्था में परिवर्तन भी एक सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे कि आप देखिए, सोडियम को ले लीजिए और क्लोरीन को ले लीजिए, क्लोरीन गैस फॉर्म में होता है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जो NaCl बनेगा वो प्योर क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, है ना। देखिए ये क्या है ना, तो इसमें भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। और अगला पॉइंट तीसरा हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तीसरा रंग में परिवर्तन, क्या, रंग में परिवर्तन, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि एक विलयन होता है ना, जिसको कहते हैं, है ना, CuSO4, क्या कहते हैं जी, CuSO4 को हम कहते हैं कॉपर सल्फेट, क्या कहते हैं जी, कॉपर सल्फेट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कॉपर सल्फेट, है ना। याद कीजिएगा CuSO4 इंटू 5H2, क्या नाम है इसका जी, नीला थोथा, क्या कहते हैं इसको, नीला थोथा। एग्जाम में पूछता है CuSO4 इंटू 5H2 क्या है, इसको कहते हैं नीला थोथा,
क्या कहते हैं, नीलात होता है। ऐसा समझ में, CuSO4 इंटू 5H2O क्या है, नीलात होता है। लेकिन यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट का विलयन ले रखे हैं। क्या ले रखे हैं, इसका रंग क्या होता है जी, गाढ़ा नीला। ये नीला रंग का होता है। किस रंग का होता है, नीला रंग का, है ना। इसका रंग कैसा होता है, नीला। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं ना कि कुछ कील डाल देते हैं। कील समझ रहे हैं ना, कांटी यानी लोहे का कील, लोहे का कील। तो लोहे का कील हम जैसे डालेंगे तो कुछ देर के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो हमको पता चलेगा क्या कि यह विलयन बदल करके किसमें हो गया, है ना, हरे रंग में बदल गया। हरा रंग में ये क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, किसमें बदल जाता है, हरा रंग, मतलब हल्का हरा रंग में बदलता है। ठीक है, किसमें बदल जाता है, हरा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लोहे का जो कील है, लोहे का कील कैसा हो जाता है जी, लोहे का कील जैसे हम डालेंगे ना तो इसका रंग बदल के ये हल्का भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, हल्का ये भूरा रंग का हो जाता है। कौन, लोहे का कील। तो यहाँ पे देखो किस तरह से रंग में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो रंग में परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण यही है, सबसे अच्छा उदाहरण यही है। ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण क्या दिख रहा है हमको कि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जो नीले रंग का है उसमें यदि हम कील डालेंगे तो कील डालने से क्या होता है कि इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। FeSO4 का जो विलयन होता है ना वो किस रंग का होता है, ये हरा रंग का होता है। किस रंग का, हरा रंग। ठीक है, मिस्टेक नहीं है, सही है, हरे रंग का होता है। ऐसे समझ में, किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। अब ये कैसे हो गया, इस चीज को समझते हैं। देखो अब यहाँ पर हम आपसे पूछे कि बताइए कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन चीज भाग लिया, तो क्या जवाब दीजिएगा, आयरन। कौन, आयरन। और क्या भाग लिया है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और ये बना लिया FeSO4 प्लस Cu बाहर निकल, Cu बाहर निकल जाए, यानी Cu जो है ना इसके पेंदी में कौन सी होगा, बैठ जाए। है समझ में। तो देखो यहाँ पर ये Fe यानी आयरन CuSO4 ये मिलके क्या बना दिया, FeSO4। पहले इसका रंग क्या था, नीला, अब इसका रंग क्या हो गया, हरा। देखो रंग में परिवर्तन हो गया कि नहीं। तो FeSO4 ये आयरन सल्फेट हो गया और ये CuSO4 ये कॉपर सल्फेट हो गया। ऐसे समझ में, कॉपर सल्फेट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये आयरन और इसमें इस विलयन में यह एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस कहने का मतलब यदि कोई भी मतलब विलयन यदि जल का होता है तो उसे एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन कहते हैं। इसलिए इसको AQ से दिखाते हैं। किससे, AQ। AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो Fe और CuSO4 दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करते कैसे हैं, तो अभिक्रिया इस वे में करते हैं कि Cu जो होता है अभी Fe से कम अभिक्रियाशील होता है। तो कम अभिक्रियाशील होने की वजह से यह Fe क्या करता है, Cu को रिप्लेस कर देता है, Cu को रिप्लेस कर देता है। यानी Cu को जो है क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है और इसकी जगह पे कौन आ जाता है, Fe आ जाता है। और इस तरह से अभिक्रिया होती है। ऐसे अभिक्रिया का नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है, अभी हम लोग पढ़ेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। कि एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व के विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, है ना, एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो ये बात हम समझ गए कि किस तरह से रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन। अगला, हाँ, अवक्षेप का बनना चाहे गैस का निकलना, दोनों चीज हम देखेंगे। देखिए गैस का निकलना कहने का मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। गैस हम लोग निकालते हैं, ठीक है, सब लोग गौर से देखेंगे गैस कैसे निकले। चलिए देखिए देखो एक जो होता है ना, एक यौगिक होता है जिसको कहते हैं CaCO3। इस CaCO3 को कई गो नाम है ना, पैदा होते हैं इसको बहुत नाम रख दिया गया। एक ये संगमरमर है और इसी को खड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं। और इसी को चूना पत्थर भी कहा जाता है। और इसी का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है जी, कैल्शियम कार्बोनेट है।
इसी का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। देखो इतना सारा नाम है इसका, ठीक है। यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? ठोस, है ना। इसका क्रम, इसका मतलब ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं जी? देखो अब इसमें गर्मी दे रहे हैं ना, जैसे गर्म करेंगे ना तो ये चकनाचूर हो जाएगा। चकनाचूर होने का मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये सॉलिड था और ये भी क्या है? CaO, ये भी सॉलिड बनेगा और इसमें से क्या निकल जाएगा? गैस। ये गैस निकलेगा, गैस निकलेगा। देखो गैस निकल रहा है कि नहीं? तो इसको हम कहते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस निकल रही हो। तो गैस में निकलना एक परिवर्तन हो गया, है समझ में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक जटिल यौगिक, इसको क्या कहेंगे हम? जटिल यौगिक। एक जटिल यौगिक टूटकर, एक जटिल यौगिक, है ना, टूटकर छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है। ऐसे अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब वियोजन यानी वियोग में तड़प तड़प के अपनी जान दे देना, है ना। राजा दशरथ ने अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के अपनी जान गंवा दिए। कौन? यो 3। यह एक जटिल यौगिक है या वियोजन अभिक्रिया। अच्छा वियोग वर्ड आया था ना, वियोग वर्ड आया था, ठीक है। तो वियोग का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना। वियोग का मतलब अलग हो जाना। श्री रामचंद्र राजा दशरथ से अलग हो गए। देखो किसने अलग करवाया? कहीं नहीं। तो यहाँ पे देखिए CaCO3 अलग हो गया। कब? जब मैंने इसको क्या किया? गर्म किया। गर्म किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? कली चूना और ये कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है, किस तरह से गैस का निकल रहा है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछता है यदि ये गैस निकल रहा है तो इस गैस को निकलने को आप किस तरह से पहचान करेंगे कि CO2 गैस निकल रहा है। तो इसके लिए हम आपको एक उपाय बताते हैं कि एक छोटा सा बीकर लीजिए, उसमें चूने का पानी चूना डाल दीजिए, कली चूना डाल दीजिए और उसके बाद लेके उसमें फूंक मारिए। जैसे फूंक मारिएगा ना तो एकदम व्हाइट रंग का हो जाएगा। किस रंग का? व्हाइट रंग का। तो समझिए कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है? और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं CaO और H2O का घोल ले लेते हैं, और यानी उसको हम क्या बोलते हैं, है ना, एक तरह से देखा जाए तो इसको CaOH2 कहते हैं। क्या कहते हैं? H2। और जैसे इसमें फ्लो कराएंगे, है ना, जैसे इसमें फ्लो कराएंगे तो इसमें क्या होगा? ये टूट जाएगा दो भागों में। Ca और H2O में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसमें कि या दुधिया रंग का हो जाता है। किस रंग का? हाँ, एग्जाम में पूछता है किस रंग का हो जाता है? दुधिया रंग का हो जाता है, ऐसा समझ में। लेकिन ये भी पूछता है कभी कभी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कर देंगे तो पता है ये बन जाएगा CaHCO3 बन जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना। जब ज्यादा मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 प्रोवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? CaHCO3 बन जाएगा, है समझ में। अब यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पर हम गर्मी दे रहे हैं ना। अभी हम इसके पहले पढ़ रहे थे कि गर्मी निकल रहा था तो उष्मा छेपी, गर्मी दे रहे हैं तो उष्मा शोषी। उष्मा शोषी अभिक्रिया हो। कौन सी अभिक्रिया हो गया? उष्मा शोषी। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो दो तरह की अभिक्रिया हमको देखने को मिली उष्मा के आधार पर, एक उष्मा छेपी और एक उष्मा शोषी अभिक्रिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? उष्मा छेपी और उष्मा शोषी। और ये आपको पता चल गया वियोजन अभिक्रिया, एक जटिल यौगिक अन्य छोटे छोटे यौगिकों में जब टूट जाए तो समझो कि वह क्या है? वियोजन अभिक्रिया। और जब दो छोटे छोटे यौगिक जब मिल जाए तो उसे हम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? संयोजन। क्या कहते हैं? संयोजन कहने का मतलब संयोग होना यानी जुटना। जुटना, टूटना मैंने वियोजन, जुटना मैंने संयोजन, है समझ में। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब जुटेंगे तो संयोजन अभिक्रिया, एक जटिल यौगिक जब टूटेगा तो वियोजन अभिक्रिया, है समझ में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी हमने देखा कि किस तरह से चूना पत्थर, है ना, को गर्म करने पर यह अन्य दो छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है। और ये गैस का भी एक उदाहरण हो गया, गैस में परिवर्तन भी हो रहा है, ये अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है। और इसके साथ साथ ये उष्मा शोषी भी है। देखो कितनी बात हम यहाँ से समझ पा रहे हैं। एक ही चीज की तबिया में तीन जगह एक ही चीज लिखा रहता है, तो हम एक जगह तीन बता देते हैं। बात समझ आ गया? ठीक है। तो हम देखें गैस का निकलना।
और ये भी देखे अभिक्रिया के प्रकार में देखे संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब यहाँ पर हम उष्मा दे करके अभिक्रिया करा रहे हैं, है ना, तो उष्मा के आधार पर जो वियोजन अभिक्रिया होता है ना उसको हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उष्मीय वियोजन। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि AgCl आपको दे दिया जाए, क्या AgCl आपको दे दिया जाए, अच्छा AgBr दे दिया जाए, क्या AgBr, जैसे इस पर सनलाइट पड़ेगा ना, सनलाइट बोले तो सूर्य का प्रकाश, फक फक अपने से कौन सी हो जाएगा? अलग हो जाएगा, फटाफट अपने से अलग हो जाएगा। देखो इसमें भी Ag और Br2 क्या हो जाएगा? अलग अलग। तो ये देखो यहाँ पर सनलाइट दे रहे हैं, क्या सनलाइट, तो यहाँ पर सनलाइट कहने का मतलब प्रकाश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? प्रकाश। तो ऐसे अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय। समझ आ रहा है? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाशीय। लेकिन मान लीजिए कि NaCl है, NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, इसको Na और Cl में तोड़ना है तो इसमें आपको विद्युत धारा प्रवाहित करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब या आयनिक यौगिक को तोड़ने के लिए बिना बिजली का झटका दिए वो नहीं टूटेगा। समझ में? यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब जाके Na और Cl अपने दो आयनों में टूट जाएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं विद्युतीय वियोजन। क्या कहते हैं? अब बोलो, यहाँ से हम वियोजन कितने तरह का पढ़ लिए? 3 तरह का, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और तीसरा विद्युतीय वियोजन। 3 तरह का वियोजन हो गया। तो वियोजन का अभिक्रिया भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। किसके बहकावे में? गैस के निकलने के बहकावे। और भी उदाहरण हो सकता है गैस के निकलने कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि H2SO4 हो गया, क्या हो गया? H2SO4। H2SO4 जो है जल में घुल करके क्या देता है जी? है ना, हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। यानी जितने अम्ल, हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, अम्ल और क्षार, है ना, अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है और क्षार जो है जल में घुल करके OH-